स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास से हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं, जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य को टारगेट करके चलाया जाएगा। और यह सीरीज़ आपको अन्य परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि यह स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम ये क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं फ्रेंड्स। जेटेड मेंस के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे और ये चारों पत्रों में प्रश्नों की जो कठिनाई का स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। टोटल जो प्रश्न है वो प्रश्नों की संख्या 480 है, जिसमें आपको 480 मार्क्स मिलेंगे। पहला जो पत्र है उसमें मातृभाषा का है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, और ये 2 घंटे के लिए, मतलब इसकी जो पेपर की जो समय अवधि है वो 2 घंटे की है। दूसरा प्रश्न पत्र 2 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लिए है, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और इसका भी जो समय अवधि है वो 2 घंटे का रहेगा। और पेपर 3 जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के लिए है, इसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये भी 100 मार्क्स का होगा, और इसकी भी जो समय अवधि है वो भी 2 घंटे की है। अब जो हमारा पेपर 4 रहा, जो मुख्य विषय है, उसमें क्या है, जो साइंस लेंगे उनके लिए भी 180 क्वेश्चंस रहेंगे, जो सोशल साइंस लेंगे उनके लिए भी 180 क्वेश्चंस रहेंगे। अब जैसा कि हम आज इतिहास की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसी के लिए हम आज सामाजिक विज्ञान के बारे में ही जानेंगे कि इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है और हमें किन किन विषयों का उत्तर देना यहाँ हमारे लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आप प्रश्न पत्र 2 की तैयारी यानी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पर जाकर वहाँ खोटा का कोर्स परचेज कर सकते हैं। यह प्राथमिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी है और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा के लिए भी है। इसमें आपको क्या फ़ायदा है, तो यहाँ से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट मिल रहा है, और साथ ही साथ डाउट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल रहा है, जहां आपको कोई भी डाउट है एग्ज़ाम को लेकर या पेपर को लेकर, टेस्ट को लेकर, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो उसको आप अपने टीचर से डिस्कस करके उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान में किस किस पेपर को रखा गया है। तो ये सामाजिक विज्ञान है ना, इसे 7 खंडों में बांटा गया है। पहला है इतिहास, फिर भूगोल, फिर राजनीतिक विज्ञान, फिर अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन। और इन सातों में से ना फ्रेंड्स, आपको 3 को चूज़ करना ही होगा सामाजिक विज्ञान के लिए। या तो आप इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान चुन सकते हैं, या इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र भी चुन सकते हैं। लेकिन ये तीनों में आपको क्या है, तो आपको 33% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है। जब तक आप 33% तीनों में नहीं लाएंगे तो आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा कि हम इतिहास की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो इतिहास को भी ना 2 खंडों में बांटा गया है। इसमें पहला जो खंड है उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को रखा गया है, मगध साम्राज्य की स्थापना, जिसमें मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ना है। फिर विक्रमादित्य की उपलब्धियाँ यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। अरबों का सिंध आक्रमण, कारण तथा परिणाम पढ़ना है। विजयनगर की स्थापना पढ़ना है। बाबर की उपलब्धियां पढ़ना है। शेरशाह का शासन प्रबंध पढ़ना है। अकबर, राजपूत नीति और धार्मिक नीति को पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण को पढ़ना है। शिवाजी का शासन प्रबंध पढ़ना है। औरंगजेब को पढ़ना है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि लगभग में हमें प्राचीन इतिहास के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना है, तभी हमारा यह इतिहास का प्रथम खंड कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, और द्वितीय खंड में क्या क्या रखा है, तो इसमें प्लासी एवं बक्सर के युद्ध, कारण एवं परिणाम के महत्व को रखा गया है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में, 1857 की क्रांति, कारण और महत्व, राजा राम मोहन राय, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, औद्योगिक क्रांति योजना, फ्रांस की राज्य क्रांति, कारण और परिणाम, नेपोलियन बोनापार्ट, उत्थान और पतन, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, 1917 रूसी क्रांति के कारण और परिणाम,
और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। लगभग में ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करना है, और इसके साथ ही साथ हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देखना है। वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं जिसे हमें देखना होगा। इससे हमने इतिहास के जो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है इसको हमने जान लिया है। अब हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज के क्लास में हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए लाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व काल की घटना नहीं है? इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत युग की शुरुआत, चौथी बौद्ध संगीति, या खारवेल द्वारा हाथी गुम्फा शिलालेख। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथी बौद्ध संगीति, क्योंकि यह ईसा के बाद हुआ था। ठीक है, यानी 72 ईस्वी में यह हुआ था। और ये जो इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना है वो हुआ था 182 ईसा पूर्व में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो डेमेट्रियस जो है इसी ने इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना की थी। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व हुई थी, और यह विक्रमादित्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और खारवेल द्वारा जो हाथी गुफा शिलालेख है यह कब बना था? तो यह 50 ईसा पूर्व बना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अभिलेखों में सम्मिलित होते थे राजाओं के आदेश, राजाओं द्वारा की गई विजयों का वर्णन, महत्वपूर्ण स्त्री पुरुषों द्वारा करवाए गए कार्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अभिलेखों में राजा के आदेश भी शामिल होते थे, राजाओं द्वारा की गई विजयों का वर्णन भी था, और महत्वपूर्ण स्त्री पुरुषों द्वारा करवाए गए कार्य भी शामिल होते थे। अगला प्रश्न है कि अशोक के कांधार अभिलेख में किन भाषाओं और लिपियों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है प्राकृत और ब्राह्मी, ऑप्शन बी मागधी और ब्राह्मी, ऑप्शन सी यूनानी और प्राकृत, ऑप्शन डी यूनानी और अरेमाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरेमाइक। लेकिन फ्रेंड्स अशोक के जितने भी अभिलेख हैं ना वो प्राकृत और ब्राह्मी में पाए गए हैं, यानी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। लेकिन अशोक का जो ये कंधार का अभिलेख है, क्योंकि कंधार अफगानिस्तान में होने के वजह से अशोक क्या करता है, वहाँ का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें वह वहाँ के लोकल लैंग्वेज और वहाँ की लिपि का प्रयोग करता है ताकि वहाँ की जनता उसे समझ सके। इसी के वजह से अशोक ने कंधार में यूनानी और अरेमाइक लिपि का प्रयोग किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए रविकीर्ति और एहोल प्रशस्ति, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, मेगास्थनीज का इंडिका, इलांगो का मणिमेखले। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलांगो का मणिमेखले। यह सही सुमेलित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट राजा ने एक नई राजधानी मान्यखेत को बनाई है? तो इसका पहला ऑप्शन है गोविंद द्वितीय, ऑप्शन बी है अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन सी है गोविंद तृतीय, ऑप्शन डी है दंती दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है अमोघ वर्ष प्रथम। इसने क्या किया था? ये जो अमोघ वर्ष है ये प्रथम राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक थे। इसने लगभग 64 वर्षों तक शासन किया था, और इन्होंने क्या किया था? तो ये इसकी जो पहली राजधानी थी वहाँ से वह अपनी राजधानी को मान्यखेत ले गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख या साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
इसका पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख या मेहरौली स्तंभ लेख। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख। इसे गरुड़ स्तंभ लेख के नाम से भी यह जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? ए, इंडो ग्रीकों ने, बी, कुषाणों ने, सी, शकों ने, डी, प्रतिहारों ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने। कुषाणों ने ही सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था और कुषाणों ने ही सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी कार्तिकेय। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्तिकेय। कार्तिकेय जो है इन्हें मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है और साउथ में यानी दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा की जाती है और स्पेशली यह तमिलनाडु में इसकी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और तमिलनाडु राज्य के जो लोग हैं इन्हें रक्षक देव भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था? ऑप्शन ए फाहियान, बी फेनसांग, सी इत्सिंग, डी मातवालिन। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इत्सिंग। इत्सिंग ने ही यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और यहाँ आकर उसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण अपने पुस्तक में दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी? ऑप्शन ए नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इसने ही सिक्के जारी किए थे और इनके जो सिक्के का नाम था वह था टंका व जीतल। टंका चांदी का होता था और जीतल तांबे का। ठीक है, और जीतल यह तांबे का होता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया था कहाँ का? समरकंद का, फरगना का, काबुल का या पानीपत का? मैंने सबसे पहले खुद को कहाँ पे यह बादशाह घोषित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है काबुल। बाबर ने सर्वप्रथम अपने आप को काबुल में बादशाह घोषित किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए अजमेर में, बी दिल्ली में, सी फतेहपुर सिकरी में, डी लाहौर में। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? बाबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। अकबर ने ही सर्वप्रथम मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलह-ए-कुल से संबंधित है? शांति और सद्भाव की नीति, प्रशासन या सेना में कोई पद की, वह स्थान जहां दूर तक बम फेंके जाते थे, या सेना का एक भाग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शांति और सद्भाव की नीति सुलह-ए-कुल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा को किसने लिखा? ऑप्शन ए अबुल फजल ने, ऑप्शन बी सैयद अली ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अबुल फजल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हुमायूं को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ा? ए, उन्हें अपने भाई के साथ सत्ता साझा करनी पड़ी, बी, उन्हें कुलीन वर्ग का आदर और सम्मान प्राप्त नहीं था, सी,
उसे पूर्व और पश्चिम दोनों में अफगानों से निपटना पड़ा। डी विकल्पों में सभी। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विकल्पों में सही, क्योंकि उन्हें अपने भाई से सत्ता का साझा भी करना पड़ा था और कुलीन वर्गों का आदर सम्मान प्राप्त नहीं था और पूर्व और पश्चिम दोनों में अफगानों से भी निपटना पड़ा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जहां ताजमहल को ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, किस स्मारक को ड्रीम ऑफ स्टोन कहा जाता है? जैसे ताजमहल को ड्रीम इन मार्बल कहते हैं, वैसे तो किस स्मारक को ड्रीम ऑफ स्टोन कहा जाता है? ऑप्शन ए रंग महल, बी पंचमहल, सी लाल किला, डी बहाई मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पंचमहल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की सेना में घुड़सवार सेना में 25 सैनिकों की एक यूनिट का प्रमुख कौन होता था? ए हजारी, बी फौजदार, सी हवलदार, डी जुमलादार। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हवलदार। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु के वेल्लोर किले में अंदर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलकंडेश्वर मंदिर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं को मराठी भाषा का शिवाजी मानता था? विष्णु शास्त्री, कृष्ण शास्त्री, चिपलूनकर, बी गोपाल गणेश अगरकर, सी रघुनाथ वामन दिखे या डी श्रीधर वेंकटेश केतकर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विष्णु शास्त्री, कृष्णा शास्त्री, चिपलूनकर। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1858 को, ऑप्शन बी 1876 को, ऑप्शन सी 1877 को या ऑप्शन डी 1885 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1858 को। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के तहत जिस रियासत को ब्रिटिश क्राउन द्वारा बंदूक की सलामी दी गई थी उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ए तोप राज, बी सलामी राज, सी सामंती राज, डी कार्रवाई राज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्यूट स्टेट यानी सलामी राज्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रिवी पर्स शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए एकीकरण के बाद रियासतों के शासकों द्वारा किया जाने वाला भुगतान, ऑप्शन बी रियासतों का प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कोष, ऑप्शन सी युद्ध संबंधी मामलों के लिए बनाया गया कोष, ऑप्शन डी एक कोष जिससे रियासत के अधिकारियों के वेतन का भुगतान किया जाता है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एकीकरण के बाद रियासतों के शासकों द्वारा किया जाने वाला भुगतान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैसाखी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 10 फरवरी 1931 को किस वायसराय ने नई दिल्ली का भारत की नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने ही 10 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का भारत की नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1939 में मुस्लिम लीग ने किस तारीख को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 22 दिसंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारतीयों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी विलियम डिग्गी, ऑप्शन सी फाइंडले रिसोर्स। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है वो है कि 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी सारे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सारे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस अधिनियम के विरुद्ध एक आंदोलन में शामिल थे? ऑप्शन ए एशियाई पंजीकरण अधिनियम, ऑप्शन बी सार्वजनिक हित अधिनियम, ऑप्शन सी व्यापार विवाद अधिनियम, ऑप्शन डी एशियाई रोजगार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एशियाई पंजीकरण अधिनियम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुलिस अधीक्षक का पद को संग्रहकर्ता के साथ जोड़ दिया गया और दरोगा का पद समाप्त कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1806। तो ये तो था फ्रेंड्स आज के क्लास के 30 महत्वपूर्ण हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फ्रेंड्स अगर आप ये सामाजिक विज्ञान का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अगर देना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर गोल्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे मिल रही है, जिसमें आप इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और लेखा शास्त्र और व्यापार, इन सारे विषयों का आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ आपको ज़्यादा भी आपको प्राइस नहीं लग रहा फ्रेंड्स, 249 रुपये है, जिसमें आपको 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो फ्रेंड्स आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।